आज मौर्य काल के समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कला और उसका डाउनफॉल यानी पतन कैसे मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और अन्य चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे पास 2-3 स्रोत विश्वसनीय है। इनमें पहला स्रोत है मेगास्थनीज कृत इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस के साथ संबंध स्थापित किया, सेल्यूकस को पराजित करके उसकी बेटी से शायद विवाह किया, तो सेल्यूकस ने अपना एक प्रतिनिधि मेगास्थनीज दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के राज दरबार में बहुत सालों तक रहा। मेरे द्वारा लिखा जाता पाटलिपुत्र और मौर्यकालीन जो प्रशासन था उसको अपनी आंखों देखा हाल एक किताब में लिखा, जिस किताब का नाम है इंडिका। हालांकि वो किताब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेगास्थनीज के बाद यूनान के कुछ और विद्वान जो थे, जैसे स्ट्रेबो, एरियन, उन्होंने भी अपनी अपनी किताब लिखी और उन किताबों में इंडिका से बहुत कुछ कोटेशन लिया था। उनकी किताब अभी मौजूद है सुरक्षित। तो उस किताब के आधार पर हम मौर्य काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी पुष्टि, इंडिका की बातों की पुष्टि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हम करते हैं। चूंकि कौटिल्य, जिसका 2 और नाम था, एक नाम था विष्णुगुप्त और दूसरा नाम था चाणक्य, यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसने प्रसिद्ध एक कानूनी राजनीतिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन यह मूल रूप से राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। हालांकि अभी जो अर्थशास्त्र मौजूद है, हम मानकर चलते हैं कि यह पूरा ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा, लेकिन जब अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि यह एक ग्रंथ न तो एक काल में लिखा हुआ है और न ही एक व्यक्ति द्वारा लिखा। सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि यह 15 अधिकरण में बटा हुआ ग्रंथ है। अधिकरण कहते हैं अध्याय, चैप्टर। इसमें दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है वो मूल है, ओरिजिनल है, बाकी बाद की रचना है और वो कई व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है और उसको अर्थशास्त्र के साथ जोड़ दिया। फिर भी मौर्य काल के बारे में जानकारी देने के लिए यह महत्वपूर्ण सामग्री है और इसमें कही गई बातें मेगास्थनीज के इंडिका से पुष्टि है। तीसरा चीज होता है सम्राट अशोक का अभिलेख। चूंकि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख को जो आदेश वो देता था, उस आदेश को एक अभिलेख के रूप में लिखवाता था, चाहे वह गुफाओं में लिखवाए या कोई पत्थर के स्तंभ पर लिखवाए, और दूर दूर में उसको गड़वाता था अपने साम्राज्य के अन्य कोनों में, जो आज बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान तक प्राप्त होते हैं। उन अभिलेखों के आधार पर भी मौर्य काल की जानकारी हमको प्राप्त हुई। इन सब सामग्रियों के बाद में कुछ और भी ग्रंथ आते हैं, जैसे मुद्रा राक्षस। हालांकि बहुत बाद की कई सदियों के बाद लिखे गए, लेकिन उन ग्रंथों के आधार पर भी हमें बहुत कुछ जानकारी मौर्य काल के बारे में मिलती है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर मौर्यकालीन समाज के बारे में पहले हम लोग जानकारी लेंगे। मौर्यकालीन समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा हुआ समाज था।
यहाँ कौटिल्य ने भी ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया, लेकिन उसने अपने ग्रंथों में उस तरह से ब्राह्मणों को बार बार उल्लेख नहीं किया जैसा कि स्मृतिकारों ने किया है, चाहे मनु स्मृति हो या कोई और स्मृति ग्रंथ। यदि स्मृति ग्रंथों को आप देखेंगे तो उसमें ब्राह्मण को सब कुछ स्थान दिया गया, सर्वोच्च स्थान दिया गया, और बार बार ब्राह्मण शब्द का उल्लेख हुआ। कौटिल्य ने ऐसा नहीं किया। इन ब्राह्मणों को समाज में सर्वश्रेष्ठ अधिकार थे। यह यज्ञ करता था, पुरोहिताई करता था, दक्षिणा लेता था, राजा के लिए बहुत कुछ कर्मकांड करता था, और बदले में राजा इसको दक्षिणा के रूप में जमीन देता था या नकद पैसा भी देता था। क्योंकि इस काल तक आते आते मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। जो जमीन ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसको कहते थे ब्रह्मदेय। ये ब्रह्मदेय भूमि जो होती थी कर मुक्त होती थी, इस पर राजा कोई टैक्स नहीं लेता था। और साथ साथ उस जमीन पर, उस भूमि पर मान लीजिए कोई खान निकल गया, माइंस, चाहे वो सोना का निकल जाए, लोहा का निकल जाए या किसी और चीज का, तो वो राजा की खान नहीं होती थी, उसका मालिक वो ब्राह्मण होता था। उस जमीन का पूरा टैक्स वसूल करने का अधिकार उस ब्राह्मण का होता। इस जमीन पर राजा के कोई कारिंदे, सिपाही या अधिकारी प्रवेश नहीं कर सकते। यानी इस पूरे क्षेत्र का मालिक वह ब्राह्मण। वैश्य, जो काम वैश्यों का पहले था, पशुपालन, व्यापार, शिल्पकारी, आज भी हुए। सबसे बड़ा परिवर्तन हम इस काल में देखते हैं शूद्रों का। जो मौर्य काल से पहले शूद्रों की एकदम गिरी हुई स्थिति थी, मौर्य काल में उसमें कुछ सुधार। कारण कि शूद्रों को पहली बार खेती करने का अधिकार दिया, और जब खेती में उनको लगाया गया शूद्रों को, तो उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। हालांकि दास प्रथा थी, दासों की अभी मौजूदगी थी, बावजूद इसके शूद्र जो थे वो अलग थे। और शूद्र श्रेणी में कौन कौन आते थे? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को शूद्र श्रेणी में रखा गया। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का वैदिक काल में कितने तरह के विवाह होते थे? लगता है कि 4-5 तरह होता है। लगता है नहीं, 8 तरह के विवाह। और ये विवाह होता था ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह और गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, पैशाची विवाह, इस तरह से आगे। दोनों भगा ही करते, लड़की को शराब पिला करके बेहोश करके तब उसको ले जाता था लोग, या जबरदस्ती कहीं से किडनैप कर लिया वो होता था। गंधर्व विवाह जिसको आज लव मैरिज हम लोग कहते हैं वो होता था। अरेंज मैरिज भी होता था, वो प्रजापात्य विवाह में आता था जो किसान श्रेणी के होते थे। स्वयंवर तो बात की है, जब सामंती सिस्टम आ गया, राज्य आ गया, तब ये स्वयंवर की बात होती है। और इसी को जो स्वयंवर तुम कह रही है महाभारत कालीन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ना, तो एक्चुअली वो महाभारत काल में नहीं हुआ, इस कहानी को जोड़ा गया द्रौपदी के साथ, जो कि बाद के एक प्रचलन हुआ। जब सामंती सिस्टम आ गया हमारे यहाँ, राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते चले गए, इस काल में स्वयंवर प्रथा की शुरुआत होती है। जब माँ बाप आयोजन करते हैं स्वयंवर को, लड़की जो होती है वो एक माला या जयमाला जो कहिए लेकर के घूमती रहती है, और जिस लड़के को वो पसंद करती है उसके गले में जाकर जयमाल डाल दिया, वही वर सेलेक्टेड।
ये स्वयंवर प्रथा थी, लेकिन स्वयंवर उसी में था, समझे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी इसी का। इसका अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है, जैसे पहला हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखिए क्या होता है अनुलोम विवाह। यदि ब्राह्मण लड़का क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़की से, तीनों में से किसी की लड़की से, ब्राह्मण लड़का यदि इन तीनों के किसी लड़की से शादी करता है तब वह होगा अनुलोम विवाह। अगर मान लीजिए शूद्र लड़की और ब्राह्मण, हम वही आ रहे हैं, प्रतिलोम हम सब बताते रहे हैं। ये अनुलोम हुआ। यदि क्षत्रिय लड़का वैश्य और शूद्र की लड़की से विवाह करता है तो वो भी अनुलोम विवाह होगा। यदि वैश्य लड़का शूद्र की लड़की से विवाह करता है वो भी अनुलोम विवाह। ऊपर से नीचे तक, यानी ऊपर के वर्ण अपने से नीचे के वर्ण की लड़की से विवाह करता है तब वह अनुलोम विवाह। लेकिन इसके ठीक उल्टा यदि क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की से विवाह कर तब यह प्रतिलोम हो जाएगा। इसी तरह वैश्य लड़का यदि क्षत्रिय या ब्राह्मण लड़की से विवाह कर ले तब यह प्रतिलोम विवाह। शूद्र लड़का इन तीनों में से किसी लड़की से विवाह करता है तब वह प्रतिलोम। लेकिन इनसे उत्पन्न संतान को जो प्रतिलोम विवाह हो या अनुलोम विवाह हो, क्योंकि ये अपने वर्ण में तो नहीं कर रहे हैं ना, ये दूसरे के वर्ण के साथ कर रहे हैं, इसलिए इनसे उत्पन्न संतान को शूद्र श्रेणी में रखा जाता था। समझे बात को। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह क्या हुआ, जो उच्च वर्ण से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करे तो वह अनुलोम, और निम्न वर्ण का लड़का यदि उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करे तो प्रतिलोम, और इनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो शूद्र श्रेणी में आएगी। ठीक है। मौर्य काल में ऐसे वर्णों के बच्चे, लड़के या लड़कियों को शूद्र श्रेणी में रखा गया। 8 तरह के जो विवाह होता था ये मौर्य काल में, वैदिक काल में, इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था। हाँ, मौर्य वैदिक काल में भी अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता था, लेकिन मौर्य काल में ये ज्यादा हुआ। तो अम्बस्ट, पार्श्व जैसे जो वर्ण आए बाद में, इस काल में बहुत सारी उपजातियां, आज जो हम हजारों लाखों जो जाति और उपजाति देख रहे हैं ना, ये मौर्य काल के पहले से ही शुरुआत हो चुकी है। और इसमें उत्पन्न ये अनुलोम और प्रतिलोम संतानों का बहुत बड़ा योगदान। जैसे अम्बस्ट हुआ, पार्श्व हुआ, या फिर तंतुवा, तंतुवा मतलब जुलाहा, तंतुवा हुआ, चरवाहे हुए, इनकी एक जाति बनती चली गई। पहले जाति नहीं थी, ये वर्ग था। वर्ग और जाति में अंतर, जैसे आप एक यहाँ विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का ये वर्ग हो गया, ठीक है। लेकिन कालांतर में एक जाति ये बन गई। किस जाति के है भाई, तो विद्यार्थी जाति के। अब विद्यार्थी जाति विवाह करेगा अपने बच्चे को विद्यार्थी जाति में, उसमें फिर गोत्र स्थापित होगा, कहानियां फिर रची जाएगी कि विद्यार्थी जाति की उत्पत्ति फलाने ऋषि के से हुई है, इसलिए इनका गोत्र एक। इसमें सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, तो वर्ग ही जाति बन गए मौर्य काल में। जुलाहे वगैरह जो अंत है, स्वर्णकार, शिल्पकार या चर्मकार वगैरह, इनकी जातियां आती चली गई। ये जो हम लोग अम्बस्था एक कास्ट की एक जाति है। कास्ट जाति जानती हो आप लोग, जानते हैं कास्ट, काला जी होते हैं, कास्ट उनको कहते हैं। उसमें एक प्रजाति है अम्बस्ट, लाला जी में। हाँ,
इनकी उत्पत्ति होती है, इनकी सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है 12वीं सदी में एक कात्यायन स्मृति में पहला प्रमाण मिलता है 12वीं सदी। और इनकी उत्पत्ति जिसको हम वस्त कहते हैं ये मौर्य काल में। समझ गए? तो ऐसी अनेक उपजातियां आई और ये शूद्र श्रेणी में आ गए, लेकिन इनको सारा व्यवसाय करने का अधिकार था, चाहे वह कपड़ा बुनने का काम करें या कोई दूसरा व्यवसाय करें। ना कोई नाव बना रहा है, कोई रस्सी बना रहा है, कोई और काम कर रहा है, लेकिन ये सारे व्यवसाय करने का अधिकार था, जो कि मौर्य काल से पहले शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। साथ साथ यदि आप मेगास्थनीज के इंडिका को देखें तो उसने स्पष्ट लिखा है कि भारतवर्ष में दास है ही नहीं, दास प्रथा नहीं है, जबकि कौटिल्य 9 तरह के दासों का उल्लेख करता है। और हमें भी मालूम है कि वैदिक काल से ही भारतवर्ष में दास प्रथा थी, खास करके दासियों का दान ऋग्वैदिक काल से होता था। दासी और भूमि बहुतायत की संख्या में दान किए जाते थे, तो दास प्रथा थी। अनुमान यह लगता है कि शायद मेगास्थनीज भारत की दास प्रथा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि भारत में दासों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होता था जो यूरोप में होता। यूरोप में जो दास होते थे वो कीड़े मकोड़े के स्तर से भी नीचे होते हैं, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता था, कुछ भी व्यवहार, बिना खाए पिए उनको काम में लगा दिया जाता था। कई दिन तक बिना खाए पिए मर गए तो उनको फेंक दिया गया, कुत्ता चिड़ै खा गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं थी, क्योंकि वो दास है। भारत में ऐसी बात नहीं थी। जो दास थे ये तो बौद्ध काल में भी थे, बुद्ध के समय में भी, फिर मौर्य काल में भी आ गए, और इनके साथ समाज के लोग शायद अच्छा व्यवहार करते थे। इसीलिए मेगास्थनीज को समझ में नहीं आया कि भारत में कोई दास प्रथा है भी कि नहीं, क्योंकि कौटिल्य 9 तरह के दासों का उल्लेख करता है। मेगास्थनीज ने जो भारत के जाति व्यवस्था का वर्णन किया है, 7 जातियां बताया। इन 7 जातियों में श्रवण, चरवाहा को एक जाति के रूप में वो देखा है। श्रमण, चरवाहे, दार्शनिक, किसान, इस तरह से 7 जातियां उसने। अहीर आज सुनते हो, यादव का मूल नाम जो है अहीर है, और ये सबसे पुरानी जाति है, और इनका व्यवसाय था चरवाही का। चरवाही मतलब भैंस चराना नहीं, जानवर का पालन करना, वो पालन आप कर सकते हैं, पालन कर पूरा ठेठ देहाती। तो मूल नाम जो उनका है अहीर है, क्योंकि मेगास्थनीज ने भी लिखा है तो अहीर लिखा है, कहीं ग्वाला नहीं लिखा है। और अनुमान यह लगता है कि आभीर से अहीर बना है। खैर जो भी आभीर जो निगरानी का काम करते थे, द्वारपाल का काम करते थे, उसको आभीर करते थे। तो आभीर का ही बदला हुआ शब्द अहीर। मेगास्थनीज जो जिन 7 जातियों का उल्लेख किया, भारत में वैसी कोई जाति थी, जैसे चरवाहों और किसानों की यहाँ कोई जाति नहीं, ये तो उनका व्यवसाय था। फिर दार्शनिक, यहाँ 2 तरह के दार्शनिक थे। एक श्रमण जो चिंतन मनन करते थे, वो जंगल में रह करके, उनका काम क्या था? भिक्षा मांगना और ईश्वर में लीन रहना। एक वो श्रमण थे, और दूसरे टाइप के श्रमण वो थे जिनका काम था आयुर्वेद का काम करना, यानी जड़ी बूटियों से इलाज करना। समाज में इनका बहुत ज्यादा सम्मान होता, बहुत ज्यादा सम्मान होता। तो इस तरह से मौर्यकालीन समाज में हम कई बंटवारा देखते हैं। महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं, जो उत्तर वैदिक काल में था
इस काल में भी हम पाते हैं। सती प्रथा नहीं थी, अभी भी सती प्रथा का प्रचलन नहीं हुआ, चूंकि न तो मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है, न कौटिल्य ने किया है, नहीं सम्राट अशोक के किसी स्तंभ में इसका उल्लेख है। लेकिन कुछ यूनानी ग्रंथों में नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में सैनिकों की पत्नी को सती होते हुए उन्होंने कहा। तो हो सकता है उस एरिया में एक आध को ऐसा कोई किया हो, लेकिन उसको हम प्रथा के रूप में नहीं देखते। नियोग प्रथा आज भी थी और विधवाओं का विवाह का प्रचलन आज भी। समाज में मनोरंजन के लिए जो पहले के साधन थे, विहार यात्रा, सम्राट अशोक ने उसको अब प्रेक्षागृह भी थे, जिसको आज हम नाट्यशाला कहते हैं। ऐसे कुछ गृह मनोरंजन गृह थे जहां पर पुरुष और नारी दोनों जाकर के अपना अभिनय करके मनोरंजन करते थे। कुछ तमाशा दिखाने वाले, मदारी या रस्सी पर चलने वाले, इस तरह के भी लोग थे। आज के समय में वही हालत शिक्षकों की है। महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जो पहले थी वही थी। संभ्रांत घर की महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, उनको अनुमति नहीं था बाहर जाने का। और जो तमाशा दिखाने वाले लोग थे, इनको शहरों तक ही अनुमति थी, देहात में जाने की अनुमति नहीं थी। किसी सन्यासी को गांव में घुसने की अनुमति नहीं थी। क्यों नहीं अनुमति थी? इनके संपर्क में कोई आदमी ऐसा ना कि सन्यास ले ले, तो कौटिल्य ने इनको मना कर दिया था कि कोई नहीं जा सकता है। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। एक जो सन्यासी होते थे शहरों तक ही सीमित रहते, गांव देहात में नहीं। दूसरी बात, यदि किसी को सन्यास भी बनना है, उस हालत में पहले अपने घर की सारी जिम्मेवारी को पूरा कर ले, तभी जा सकता है, सन्यास ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं कि बेटा बेटी की विवाह न किए और सन्यास नहीं, अपनी पत्नी का जिंदगी कैसे निर्वहन होगा इसका व्यवस्था न किए और सन्यास ले। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में अनुमति नहीं थी। एक तरह से भोजकालीन जो राजतंत्र था, प्रशासन, यहाँ राजा सर्वेश्वर, राजा की सहायता के कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें जिनकी संख्या 30 थी और एक 6 की संख्या में 5 कमेटियों में बटे थे। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसको तीर्थ कहा गया है। तीर्थ एक तीर्थ जो होता था, सर्वोच्च जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था, एक तीर्थ। इनमें कौन आते थे? मंत्री। मंत्री आते थे, पुरोहित आते थे, समाहर्ता, संग्रहित्री, इस तरह के जो अधिकारी थे ये तीर्थ कहलाते। मंत्री और पुरोहित सबसे ऊंचे हुए। इनको जो वेतन मिलता था 48,000 पौंड मुद्रा था। सर्वाधिक वेतन इन्हीं का था, 48,000 पौंड। ये एक तरह से मंत्रिमंडल होता था राजा का।
जो हर मुद्दे पर, हर विषय पर राजा को सलाह दिया करता। समाहर्ता टैक्स लगाता था, किन पर क्या टैक्स होगा, कितना टैक्स होगा, कब उनसे वसूल होगा, एक काम समाहर्ता का होता। और संग्रहित्री जो होता था एक तरह से कोषाध्यक्ष उसको कहे, ट्रेजरर। जो आय होती थी, आय व्यय का बजट तैयार करना, कितनी आमदनी हुई, कितना टैक्स आया, इसका हिसाब रखना, अगला साल कितना आएगा इसकी अनुमान लगाना, ये संग्रहित्री का काम होता है। इस तरह से तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख किया गया। जो अध्यक्ष होता था, विभागों का अध्यक्ष होता, जैसे शीताध्यक्ष, कोतवाध्यक्ष, आक्राध्यक्ष, नौकाध्यक्ष, एक 27 अध्यक्ष होते थे। यही लोग मिलकर पूरे साम्राज्य का संचालन करते थे, पूरे साम्राज्य का संचालन करते थे। जमीन दो तरह की होती थी, एक तो वह जिस पर सालों भर खेती का काम होता था, सालों भर जो खेती का काम होता था उस पर राजा के कोष से किसानों को मदद भी दिया जाता है, जैसे बीज देना, हल बैल देना, या खेती का और भी कोई उपकरण जो होता था वो राजा की तरफ से किसानों को दिया जाता था। दूसरे तरह की जो भूमि होती थी वह भूमि होती थी जिसे किसान खुद उर्वरा बनाते, यानी जो अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में बदलता था। तो उपजाऊ भूमि में यदि वह बदल दिया तो उस पर टैक्स 1/3 या 1/4 लिया जाता था। लेकिन जो राजा की तरफ से मदद किया जाता था जिस किसान को, उससे आधा टैक्स ले लिया जाता था। उपज का आधा भाग टैक्स के रूप में राजा वसूल कर लेता था। सिंचाई के लिए तालाब या कुछ और व्यवस्था की जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में किया गया था, जिसे गुप्त काल में चल करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय उसका पुनरुद्धार एक बहुत बड़ा झील था जिसका पुनरुद्धार समय समय पर होता है, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, फिर गुप्त काल में। तो इस तरह के कुआं, तालाब या नहर का निर्माण राजा करवाता था, जिसके द्वारा किसान अपने खेतों की सिंचाई का काम लिया करता था। इसका परिणाम यह होता था कि राजा के पास इनकम के बहुत बड़े स्रोत मौजूद हो जाता था। दूसरा, शिल्पकारों से टैक्स आता था, जो शिल्प अपना अपना शिल्प का निर्माण करते थे, चाहे वो किसी तरह का हाथी दांत का, कपड़ा बुनने का या कोई और तरह का शिल्प निर्माण किया तो उस पर राजा टैक्स लेता था। फिर उसको अपने बाजार में जाकर के अपना सामान बेचने का अधिकार हुआ करता था। तो इस तरह से आमदनी के अनेक स्रोत थे। कुछ व्यापार बाहर के देशों में भी होता था, जैसे यहाँ से जो निर्यात वाले सामान था, वंग का मलमल, वंग जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, प्राचीन काल में इसको वंग कहते थे। इसमें जो ढाका था, यहाँ का मलमल प्राचीन काल से ही विश्व विख्यात था। एक कुटीर उद्योग था, हाथ से बनाया जाता था, लेकिन इतना महीन कारीगरी होती थी, इतना महीन कारीगरी होती थी, जिसका डिमांड दुनिया के हर कोने में था। वंग का मलमल, हाथी दांत से जो शिल्प बनते थे, अनेक चीजों का जो निर्माण होता था, बहुत कीमती और खूबसूरत होता था, इसलिए उनकी भी डिमांड काफी थी। फिर मिट्टी के बहुत सारे ऐसे बर्तन थे जिनका डिमांड दुनिया के कई देशों में था, उनसे आमदनी होती थी। बनारस, वाराणसी का जो रेशमी मलमल होता था, जिसको हम लोग कहते हैं बनारसी, बनारसी कपड़ा देखें, बनारसी साड़ी, अब तो वह बनारसी साड़ी नहीं रही। जो बनारसी साड़ी राजा महाराजा के काल में बनता था, खासकर जमींदारों के टाइम में,
महिलाएं कैसे पहन लेती थी वो ताजुब लगता है आज भी। मेरे घर में एक साड़ी थी, कम से कम उस पर पूरे साड़ी पर 2 केजी सोना का काम, 2 केजी। मान लीजिए कि दुल्हन दुबली पतली और नाटी है, संभाल होगा वो साड़ी। लेकिन पहले तो आज ना आप लोग सूट और जीन्स और टी शर्ट पहन ले रहे हैं, उस काल में तो लोग साड़ी ही पहनता था ना। साड़ी के अलावा तो कुछ प्रचलित था नहीं। कैसे पहन करके रहती होगी भाई। अच्छा, आज एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, तो चलिए गर्मी से कुछ राहत भी मिलती है। पहले ये सब साधन भी नहीं थे। गर्मी से वैसे ही कुमला करके मर जाती होगी नहीं। लेकिन इस तरह के जो कपड़े होते थे विश्वविख्यात, और प्राचीन काल में तो और भी ज्यादा। बनारस का वो जो रेशमी कपड़ा होता था, साथ साथ कुछ रेशम के व्यापार चीन से होता था यूरोप में। तो चीन का जो रास्ता था यूरोप जाने का, वो हिमालय की तराई से होकर के जाता था। भारतीय क्या करते थे कि इसको रोकते थे। हमको टैक्स, तो हमारे रास्ते से जा रहे हो, हमारे रास्ते का उपयोग कर रहे हो, तो हमको तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स राजा वसूल करता था। यहां से भी राजा को आमदनी होती थी। राजा बहुत बड़े बड़े सड़कों का निर्माण करवाया। एक सड़क जो पाटलिपुत्रा से निकलकर उत्तरापथ तक जाता था। उत्तरापथ कहने का मतलब कि एक तरह से अफगानिस्तान कहिए, वो लाहौर रावलपिंडी होते हुए अफगानिस्तान तक चला जाता था। इसको उत्तरापथ कहते थे। और बाद में चल करके शेर शाह सूरी और अंग्रेजों ने उसी उत्तरापथ को जीटी रोड में तब्दील किया। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको आज हम कहते हैं ना, मार्ग। और ऐसे पूरा जाल बिछा हुआ था मौर्य साम्राज्य में, पूरा जाल सड़कों का। एक लुम्बिनी तक जाता था, नेपाल आज जिसको कहते हैं, वो लुम्बिनी तक जाता था क्योंकि महात्मा बुद्ध का वह जन्म स्थान था। एक सीधे गंगा को पार करके वैशाली से होते हुए चला जाता था बंगाल तक। ताम्रलिप्ति उसको कहते थे, जो बंगाल का बंदरगाह था उसको ताम्रलिप्ति कहते थे। वहां तक वह सड़क चली जाती थी। मार्ग निर्माण का जो अधिकारी होता था उसको एग्रोनोमाई कहते थे। क्या कहते थे? एग्रोनोमाई। ट्रेनिंग एग्रोनोमाई यही सड़कों का निर्माण करता था। इसी की देखरेख में सारी सड़कें बनाई जाती थी। एग्रोनोमाई जब सड़कें बन गई तो हर 10 स्टेडिया की दूरी पर, स्टेडिया कुछ उनका होगा उस काल का एक पहचान चिन्ह होगा, जिसको हम कहते हैं 10 मील की दूरी पर भी कर सकते हैं। 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ गाड़ दिया जाता था, उससे एक पहचान होती थी। वहां पर व्यापारियों को रुकने का जगह बनता था। एक तरह से कह सकते हैं आप आरामशाला, जहां पर सारी सुविधाएं होती थी, ठहरने का, पानी पीने का, या उनके जानवरों के लिए, घोड़ा वगैरह के लिए चारा आदि का, ये सारी व्यवस्था राजा की तरफ से की जाती थी। व्यापार में व्यापारियों की वस्तुओं का आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस भी होता था। इंश्योरेंस उस काल में भी डकैती, छीन छोड़ वाला काम होता था। यदि किसी व्यापारी समुद्री मार्ग से जा रहा है और तूफान में उसका जहाज पड़ गया, उसका सामान डूब गया, उसकी पूर्ति राजा करता था। उस सामान की पूर्ति राजा करता था। एक जगह से और आमदनी राजा को होती थी, और वह था तवायफ। 2 तरह के तवायफ थे। एक तो वे
जो स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा करती थी, और एक वह जिसे राजा बजावता ट्रेनिंग करवाता था, और ट्रेनिंग करवा करके उसको इस व्यवसाय में लाया। राजा उनसे टैक्स वसूल करता था। जिस पैसे को आज हमारा समाज बहुत निम्न दृष्टि से देखता है, बहुत निम्न दृष्टि से, उस काल में यह एक तरह से सम्मानित पेशा। महात्मा बुद्ध जब अपने उपदेशों का प्रचार कर रहे थे और महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी, उनकी पत्नी और माता जब संघ में प्रवेश कर गई, आ गई, फिर उनका देखा देखी तो बहुत सारी महिलाएं आई, तब महात्मा बुद्ध एक बार वैशाली पहुंचे। पूरे वैशाली ही नहीं, मगध साम्राज्य की सबसे खूबसूरत जो महिला थी, उसका क्या नाम था? आम्रपाली, उन्हें क्या नाम था? अच्छा, आम्रपाली। आम्रपाली क्या थी? एक वैश्या थी, और पूरे वैशाली की वह नगर वधू थी। पूरे वैशाली वह वैश्या आम्रपाली ने इच्छा व्यक्त की बुद्ध के सामने कि हम आपकी शिष्या बनना चाहते हैं, आपके संघ में आना चाहते हैं। बुद्ध ने उसको स्वीकार किया। यदि उसकी पेशा इतनी अपवित्र होती, असम्मानित होती, तो बुद्ध शायद उसको अनुमति नहीं देते। मौर्य काल में भी यह वैश्यावृत्ति सम्मानित पेशा थी, और तब तो राजा बजावता ट्रेनिंग करवा करके उनको इस पेशा में लाता। ये अपनी पेशा छोड़ भी सकती थी, यदि राजा ने उनको ट्रेनिंग करवाया, उन पर पैसा खर्च किया है, तो वो अपनी पेशा से मुक्ति पा सकती थी। लेकिन उनको 24% जो राजा ने खर्च किया, उसका 24 गुना ज्यादा पेड करना पड़ता था राजा को, तब वह वैश्या जो होती थी अपनी पेशा से मुक्ति पा सकती थी, जो कि असंभव था। इसलिए चूंकि संभव नहीं था उनके लिए, इसलिए करीब करीब अपनी पूरी जिंदगी उसको इसी पेशा में रहना पड़ता था। राजा इनका काम और लेता था, किसी पर गुप्तचर नजर रखना वैश्याओं को लगाया जाता था। और भी बहुत सारे गुप्तचर होते थे। गुप्तचर दो तरह के होते थे, एक अस्थाई जो एक जगह रख करके अपने दुश्मन पर नजर रखते थे, और एक वह जो सरमुड़ आकर के एक तापसी के भेष में या किसी पुरोहित के भेष में वो घूमते रहता था पूरे साम्राज्य में। कहीं से भी साम्राज्य के खिलाफ या राजा के खिलाफ कोई सूचना मिलती थी, वह तुरंत अपने संदेशवाहक के जरिए राजा तक वह सूचना पहुंचाता था। वैश्याएं जो थी वो अस्थायी होती थी, क्योंकि इनके पास बहुत तरह के ग्राहक आते थे, उनसे वह सूचना लिया करती थी राजा के खिलाफ कहीं कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। यदि वैसी थोड़ा सा भी भनक लगती थी उस वैश्या को, तो यह सूचना राजा तक वो पहुंचाती थी, और फिर राजा उस पर कार्रवाई करता। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रशासन जो चल रहा था, साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। मिलता क्या नहीं है, अच्छा छोड़ो, थोड़ा सा जगह बच रहा है। एक जो पूरा मौर्य साम्राज्य था, इसमें पहला था उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। तक्षशिला पाकिस्तान में, हाँ, आज जहां लाहौर और रावलपिंडी का इलाका है ना, वही तक्षशिला। उज्जैनी, तीसरा कलिंग,
इसकी राजधानी थी तोसली। चौथा प्रासी, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पांचवा एक और भाग था जिसका नाम हम भूल गए। अभी नोट मत करो, ये सारा चीज हम नोट करवाएंगे, खाली समझने के लिए हम लिख रहे हैं। 5 प्रांतों में ये बटा हुआ था पूरा मौर्य साम्राज्य, लेकिन पूरे साम्राज्य की देखरेख प्रशासन पाटलिपुत्रा से, जहां राजा हो। ये राजधानी पाटलिपुत्रा जो थी वो प्रासी की राजधानी थी, लेकिन एक्चुअल में पूरे साम्राज्य का संचालन यहीं से होता था। पाटलिपुत्रा के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक कमेटी थी। एक कमेटी 6 भागों में बटी हुई थी। एक व्यापार की देखरेख करता था, दूसरा विदेशियों पर नजर रखता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर नजर रखता था, तीसरा जन्म मृत्यु का पंजीकरण करता था, जिसको आज हम डेट बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं ना, मौर्य काल में भी इस चीज को किया जाता था, कौन जन्म ले रहा है, कितना जन्म लिया, कितना मरा, इसका रजिस्ट्रेशन होता था। इस तरह से 6 कमिटियों की देखरेख में पाटलिपुत्रा का प्रशासन चलता था। इंडिका से हमको मालूम होता है कि पाटलिपुत्र की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से लकड़ी के एक दीवार थी जो 2 भागों में थी। जैसे मान लीजिए ये पाटलिपुत्रा है तो इसको घेर दिया गया था 2 दीवारों से। ये दोनों दीवार लकड़ी की थी। जब पाटलिपुत्र की खुदाई हुई 1956 में, ये दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए। इन दोनों दीवारों के फीट जो दूरी है ये 14 फीट है, 14 फीट। इसमें 64 दरवाजे थे। इस तरह से चारों तरफ से 64 दरवाजे थे। बीच बीच में छेद छोड़ा गया था, शायद तीर चलाने के लिए ऐसा छोड़ा गया हो, छेद छोड़ा गया था। और चूंकि पाटलिपुत्रा को चारों तरफ से तो 3 नदियों द्वारा घेर लिया गया था। ये संगम पर बसा ही हुआ था, गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर पाटलिपुत्रा, इसलिए इस पर कोई भी दुश्मन हलाहली आक्रमण नहीं कर सकते थे। शायद इसीलिए मौर्य साम्राज्य उस काल के मगध साम्राज्य से ही जो मजबूती की ओर बढ़ा, मौर्य साम्राज्य में आकर के ये चरम अवस्था में पहुंच गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था, कुम्हरार गए हैं आप लोग में से कोई? नहीं। पटना गए हैं? पटना गए हैं। कुम्हरार गए हो? घूमे हो? अब तो बहुत थोड़ा सा उससे बचा है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का जो अवशेष है, अब कुछ स्तंभ के टुकड़े बच गए हैं, वरना हमारे यहाँ तो जो बुद्धिमान लोग बसते हैं इस धरती पर, और खासकर बिहार में तो कहना ही नहीं। जो थोड़े से स्तंभ बचे थे उसको तोड़ करके लोग ले जाकर के अपने अपने घर के नली पर दे दिया। हाँ, नाली पर अपने घर में जाकर के दे दिया। कुछ बचा ही नहीं। उसके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं। सच्चाई यही है कि उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं। यदि इंटरनेशनल मार्केट में उसी स्तंभ को बेचा जाए ना तो करोड़ों रुपया मिलेगा। आज सुनते हैं ना कि हिटलर की फलाने चीज जूता नीलाम हुआ तो उसको देने वाला 5 करोड़ दिया। सुनते हो ना? ये क्यों होता है? हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। जूता है तो जूता है, तो पैर में ही पहनने के लिए ना है भाई। लेकिन ये नहीं हमको मालूम है कि वह जूता उस हिटलर का है जिस हिटलर ने इस पूरे दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक दिया। करोड़ों लोगों की हत्यारा का यह जूता है। गांधी जी के खड़ाऊ से लेकर के कपड़े तक सारा कुछ आज दर्शनीय है। दुनिया के लोग आते हैं उसको देखने के लिए। क्यों आते हैं? पाटलिपुत्रा का जो वह राजमहल है उसका महत्व हमारे लिए नहीं लेकिन इतिहासकारों के लिए उसी का महत्व, क्योंकि उसी के आधार पर हम इतिहास
लिखते हैं और आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ करके जानती है कि मौर्य काल में क्या था, क्या प्रोग्रेस हुआ। बहुत बाद के सालों में जब फाहियान आया, चीन का यात्री, गुप्त काल में, वह लिखता है कि ऐसा राजमहल शायद मानव द्वारा निर्मित नहीं हो सकता, किसी देवताओं ने ही इसका निर्माण किया है। इतनी खूबसूरत थी, उसका फर्श और छत लकड़ी के थे। स्तंभ पर जो पॉलिश किया गया था, उस पॉलिश को आज तक उसका चमकीलापन नहीं गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बराबर पहाड़ियों की 2 गुफाएं हैं। आज भी उसमें एरिया जाए तो अंदर में सम्राट अशोक ने इन दोनों गुफाओं को दान में दिया था आजीवक संप्रदाय को। आजीवक एक तरह के धार्मिक संप्रदाय था, उसको दान में दिया था गुफा। यही गुफाओं में उनकी मीटिंग वगैरह भी होती थी। तो उन गुफाओं के अंदर में जो पॉलिश करवाया है, उसकी चमक आज तक बरकरार है। आप अनुमान लगा लीजिए कि उस काल में साइंस टेक्नोलॉजी कितना हाई था। इसी आधार पर शायद फाहियान ने कहा कि इस राजमहल का निर्माण मानव द्वारा संभव नहीं है, इसका निर्माण देवताओं ने ही किया है। तो वह राजमहल मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य तक, खाली केवल जो गुप्त काल में राजा, खास करके मुश्किल से स्कंद गुप्त तक, चूंकि वे मजबूत थे, वहां तक तो ठीक रहा। बाद के दिनों में उस पाटलिपुत्रा का अवसान हो गया, पतन हो गया और इसका महत्व ले लिया कन्नौज। पाटलिपुत्रा की देखरेख संभव नहीं हुई और फिर तो बाहर से मुसलमानों का आगमन हुआ, जो पाटलिपुत्रा को एक तरह से अवसान में ये चलता चला गया। मौर्य काल की समाप्ति करीब करीब 182 ईसा पूर्व में होकर हो जाता है, जब इसके अंतिम सम्राट, इस वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ को उसी का सेनापति पुष्य मित्र शुंग ने सेना निरीक्षण के अवसर पर ही अपने राजा की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या हो जाती है और मौर्य साम्राज्य का खत्म हो जाता है। यहां से एक नई राजवंश की शुरुआत होती है जिसका नाम था शुंग वंश। ये ब्राह्मण वंश था जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। समाप्त।